हाँ जी, 3 मॉड्यूल सेक्शन हमारे हो गए। अब फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ हमारा, चलो आ जाओ शुरू यहाँ से। फोर्थ आ गया। 3 तक था थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट, अब क्या है ये सारे इजी है और एक एक पेज का एक एक क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आते हैं सारे। और बस अभी हर मॉड्यूल मतलब ये सेक्शन आ गया, ये फोर्थ सेक्शन शुरू हो गया है ना। अब जो जितने वीडियो भी अपलोड मैं करूँगा कि आपको ऐसे ही आपने देखनी है सेक्शन वाइज। अब इसका आ गया पूरे यहाँ पे जो एक ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पूरे पेज का क्वेश्चन है, वो है डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे जी यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। बस पेपर में यही क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। वैसे तो पूरा काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जो जो करने वाला है तो वो मैं आपको मार्क कर जाऊंगा, वो आपने वो लाइनें अंडरलाइन करके उतने लाइनें लर्न कर लो थोड़ा शॉर्ट में। वैसे तो पूरा पेज ही आंसर है इसका। पीछे हमने भी पढ़ा था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कि वहां पे जो लिबरल बड़े दास थे, उन्होंने किंग को कहा था कि अपनी पावर सारी हमको दे दो, लेकिन किंग ने जो उनका इनिशिएटिव था वो सारा उसको सप्रेस कर दिया। अब क्या है कि पूरे जर्मनी को जोड़ने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किंग ने अपने पास ले ली करके। अब वही हम पढ़ने लगे हैं, यहाँ से आपका शुरू हो गया, हम शुरू करते हैं यहाँ से। द लिबरल, इसका द कर लो, द लिबरल इनिशिएटिव ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो लिबरल्स ने 1831 जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जब उन्होंने किया था, वो सारा सप्रेस कर दिया था कंबाइंड फोर्सेस, मोनार्की, राजे की, मिलिट्री की, और इनको सपोर्ट किसने किया था? जंकर्स ने। वो कौन थे? जंकर्स, लार्ज लैंड ओनर्स। तो ये आप लोगों को 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि हु वर जंकर्स। अब जब मिडिल क्लास के पास जो उन्होंने कोशिश की थी, मिडिल क्लास में कौन आता है? टीचर्स और जो लॉयर्स वगैरह थे, बिजनेसमैन थे। तो जब उन्होंने कोशिश की थी, उनकी कोशिश फेल हो गई। अब क्या हो गया? अब फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टू कॉन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। तो है क्या, पिछले में आप देखेंगे कि उस समय क्या था कि जो पूरा जर्मन स्पीकिंग एरिया था, इट वाज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, और उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, वो प्रशिया था। तो उस प्रशिया के जो राजा था, उसने कहा कि ये सारे जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज है वो सबको मैं इकट्ठा करके एक वन कंट्री बनाऊंगा, जर्मनी। तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अब फिर क्या हो गया? अब उसका जो मेन पेपर में ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, जर्मन नेशन। तो हम कहेंगे चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क। ये अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क, ही वाज द चीफ मिनिस्टर। अब उसने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी से 3 वॉर्स लड़ी है। कितनी देर चली है? 7 ईयर्स तक 3 वॉर चली है। और उसमें किसके साथ लड़ी है? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इनके साथ लड़ी है अपने जर्मन के एरियाज को जोड़ने के लिए। और जब ये लड़ाई साथ साथ चलती रही, एंड क्या हुआ? किसकी विक्ट्री हुई? प्रशिया की विक्ट्री होगी, ठीक है। और वो क्या? कंप्लीटेड विद द पर्पस ऑफ यूनिफिकेशन, पूरे जर्मनी को उन्होंने जोड़ दिया। और 1871 में प्रशियन किंग विलियम वन, ही वाज डिक्लेयर्ड जर्मन एम्परर। उसको वर्साई में जर्मन एम्परर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आ जाओ, ठीक, ये आपने करना है। फिर हुआ क्या? वो कह रहा कि ऑन द बिटरली कोल्ड, यहाँ से अगला पहला शुरू हो गया, कोल्ड मॉर्निंग। ये डेट लर्न करनी है, 1 मार्क्स में आ जाता है। कौन सी जगह थी, ठीक है, वो जगह का नाम लर्न करना हमने। वहाँ जित सारे प्रिंसेस थे जर्मन स्टेट्स के, वो इकट्ठे हो गए, आर्मी इकट्ठी हो गई, ऑटोमन बिस्मार्क इकट्ठा हो गया। वो सारे कहाँ पे इकट्ठे हुए थे? इन द हॉल ऑफ मिरर्स।
ठीक है। ये होल ऑफ मिरर्स कहाँ पे? इन द पैलेस ऑफ वर्साई। अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन है। मैं आपको साथ साथ बताई जा रहा हूँ कि जो 1 मार्क्स क्वेश्चन बीच में आते हैं, तो ये सारे इकट्ठे होके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो प्रशिया का रूलर है वो पूरे जर्मन एम्पायर का हेड बन गया। कौन है? ये केजर विलियम वन ऑफ प्रशिया। नाउ ही इज द एम्परर ऑफ होल जर्मनी। तो यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो गया। किसका? अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो यहाँ तक आंसर खत्म हो गया। सिंपल शॉर्ट में दोबारा बताता हूँ। शॉर्ट में वो यही कह रहा था कि जो लिबरल्स ने, जो टीचर्स डॉक्टर्स थे, उन्होंने जो स्टार्ट किया था जर्मनी को जोड़ने का, वो इनिशिएटिव किसने खत्म कर दिया? वो जो एम्परर था, मनार्क था, उसने मिलिट्री और विद द हेल्प ऑफ जंकर्स उसको सप्रेस कर दिया। उसके बाद उसने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं इसको ठीक करता हूँ। फिर किसको बोला? ऑटोमन बिस्मार्क। ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। और कि he was the architect of German। उसने राइजन ली है 7 ईयर 3 years। किसके साथ? थोड़े पढ़ लिया है 3 कंट्री से लड़के, और फिर बाद में किसकी विक्ट्री हुई है? रशिया की विक्ट्री हुई है। फिर हॉल ऑफ मिरर में सारे प्रिंसेस और आर्मी और सारे बंदे इकट्ठे हुए, वहां पर डिक्लेयर कर दिया कि जो रशिया का रूलर है कैसर विलियम वन, ही इज द एम्परर ऑफ होल जर्मन नेशन। बस यहाँ तक ये खत्म हो। शॉर्ट में ये कहानी है, यही आपने लिख करी। अच्छा जी, अब ये वैसे बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब था। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, जो कुछ प्रशिया में हो रहा था, जो कुछ प्रशिया के लॉस थे, वो सारे क्या हो गए? वो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड कि जब प्रशिया के स्टेट में जो कुछ था, न्यू जितनी भी सारी स्टेट्स है, वहां पे द न्यू स्टेट प्लेस्ड एज ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द। इन्होंने क्या कहा, जो न्यू जर्मन नेशन बना है, कि हमने करेंसी को मॉडर्नाइज करना, बैंकिंग सिस्टम, लीगल जुडिशियल सिस्टम जर्मनी में ये सारा अच्छा करना है। प्रशियन मेजर्स, जो कुछ प्रशिया में हुआ था वो मॉडल बन गया किसके लिए? और रेस्ट ऑफ जर्मनी। मतलब जो कुछ प्रशिया में हो रहा था वो सारा कुछ बाकी पार्ट्स में भी, जर्मन के पार्ट्स में भी होना शुरू हो गया। ये वैसे पढ़ने के लिए था। ये पिक्चर आप रन कर लेना, उसमें क्या शो कर रहा है? ये हॉल ऑफ मिरर कहाँ पे? एट वर्साई। क्या हो रहा है? डेक्लेरेशन, प्रोक्लेमेशन, मतलब डेक्लेरेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर। ये पिक्चर्स पेपर में आ रही है, तो पिक्चर्स भी आपने पढ़नी है। इसके नीचे वाली जो क्या कुछ है वो भी लर्न करना है। ये हमारा हो गया पूरा। ये देख लो, ये पर्शियन एम्पायर है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अंडर थे, तो इस पर्शियन एम्पायर ने सबको इकट्ठा करके पूरे जर्मनी को इकट्ठा कर लिया और एक जर्मन नेशन बन गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी तो हो गया, सॉरी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यहाँ तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे, ठीक है ना, ये आ गया हाउ वाज इटली यूनिफाइड। या फिर आप हम जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। सुनो, इटली द्वारा लिख ITALY। अच्छा, अब लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ। कोई भी यूट्यूब पे एक भी वीडियो ऐसी नहीं जो लाइन टू लाइन समझा रही हो ये चैप्टर को, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, वीडियो ज्यादा है, लेकिन एक बार आपकी थोड़ा तैयारी हो जाएगी। क्योंकि बोर्ड की ये न्यू पॉलिसी है कि वही बच्चे मतलब कामयाब आएंगे, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे जो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, थॉरली पढ़ेंगे। तो थॉरली पढ़ने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा और बुक सामने रखनी पड़ेगी। और मैं जो 1 मार्क्स क्वेश्चन बता रहा हूँ साथ में आपने अंडरलाइन कर जाने। अच्छा जी, अब आ गया यूनिफिकेशन ऑफ इटली। पेपर में क्वेश्चन यहाँ तो आता है डिस्क्राइब द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यहाँ फिर आ जाता है ये वाला, इटली टू हैड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, लाइक जर्मनी। यहाँ से ये भी क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन है, ये भी हमारा क्वेश्चन बन के आ जाती है पेपर में। अब इसमें पहले मैं सबको समझा देता हूँ कि सारा है क्या, पहले सिर्फ समझ लो, उसके बाद हम मार्क करेंगे। पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मार्क करना है, तो समझ लेते हैं। वो ये है मैप, इटली का मैप है, यूनिफिकेशन से पहले का मैप है, और ये वाला मैप है यूनिफिकेशन के बाद वाला मैप है। अब यहाँ पे देख लो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इटली, ये मैप ऑफ इटली है। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स।
7 पार्ट में था। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स रूल कर रहे हैं। कोई ऑस्ट्रिया का रूलर है, ठीक है, कोई बourbon किंग है, कोई पोप है, हर जगह पे डिफरेंट रूलर्स हैं। लेकिन ये एक ही जगह यहाँ पे सर्डिनिया पीडमोंट, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट था, यहाँ पे इटालियन रूलर है, बाकी सारे दूसरे रूलर है। शुरू में हमने पढ़ा था गिउसेप्पे मज़ीनी, है ना, इटालियन रेवोल्यूशनरी था, उसने कोशिश की थी कि पूरे इटली को जोड़ने की। जब उसका इनिशिएटिव फेल हो गया था, फिर सर्डिनिया पीडमोंट का आया था विक्टर एमुअल टू। कौन सा? विक्टर एमुअल टू। उसने कहा कि ठीक है, नाउ द मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली कि मैं इटली को जोड़ूंगा। फिर उसने कैसे कैसे जोड़ा है वो हमने पूरा पढ़ना है कि कैसे कैसे जोड़ा है उस प्रोसेस को। अभी पहले इतना स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे उसने कैसे जोड़ा पूरे इटली को। अच्छा जी, अब आ गया यहाँ से हम लोग आंसर शुरू करेंगे अपना। यहाँ से ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। उसमें खाली एक ही स्टेट थी, सर्डिनिया पीडमोंट, व्हिच वाज रूल्ड बाय प्रिंस, जो इटालियन प्रिंस था। बाकी दूसरे दूसरे थे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे दूसरे कौन थे? जो नॉर्थ किसके पास था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, उसके पास था। सेंटर किसके पास था? पोप के पास था। सदर्न पार्ट किसके अंडर था? बourbon किंग्स ऑफ स्पेन। और जो इवन इटालियन लैंग्वेज भी थी वो सेम नहीं थी, सारे लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोलते थे। आपने दोबारा बता दूं तो वो ये कह रहा कि इटली 7 पार्ट्स में डिवाइड था, क्लियर। और उसके बाद वो ये कह रहा है कि सारे राज्य डिफरेंट, सारे एरिया डिफरेंट पास थे। और कैसे डिवाइड हुआ था कि जो 7 स्टेट्स में जो खाली जो सर्डिनिया पीडमोंट था वही इटालियन रूलर के पास था, बाकी डिफरेंट के पास थे। किसके पास थे? नॉर्थ किसके पास आ गया? वो आ गया ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। सेंटर किसके पास आ गया? पोप के पास आ गया। और जो सदर्न पार्ट था वो बourbon किंग ऑफ स्पेन, उनके पास था। ये तीनों लर्न करने। फिर उसके बाद आजू, उसके बाद आ गया ये यहाँ पे पेपर में ना हमको क्वेश्चन ये आता है कि तीनों आपने हेडिंग बनाने हैं, रोल ऑफ गिउसेप्पे मज़ीनी। तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो हमको जैसे लगता है आप वैसे बोल दो, मैं स्पेलिंग आनी चाहिए। तो पेपर में आपको 3 मार्क्स में अकेला भी आएगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ गिउसेप्पे मज़ीनी इन इटालियन यूनिफिकेशन, कि इटली की यूनिफिकेशन में मज़ीनी का क्या रोल था। मज़ीनी क्या था? उसने शॉर्ट में ट्राई किया, ही ट्राई टू पुट टुगेदर कोहेरेंट प्रोग्राम, मैंने इटली को जोड़ने वाला, कौन मैंने जोड़ने वाला, उसने जोड़ने वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया पूरे इटली को जोड़ने के लिए। अच्छा, फिर उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, कहाँ पे? इटली में बनाई, यंग इटली। क्यों? टू स्प्रेड, डिसेमिनेशन मैंने स्प्रेड, उसने अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए सोसाइटी बनाई। और जो 12 पेज पे है कि गिउसेप्पे मज़ीनी वाला क्वेश्चन हमने उसमें पढ़ा कि 2 सोसाइटीज बनाई थी, है ना, यंग इटली और यंग बर्न। अब वो फेल हुआ और उसके रिवॉर्ड सारे फेल हो गए, ठीक। इट मीन्स अब जो सारा मेंटल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके ऊपर आ गई? सर्डिनिया पीडमोंट का राजा है, उसकी जो कौन है ये लर्न करना है, किंग विक्टर एमुअल टू, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैंने पूरे इटली को जोड़ना है। उसको लग रहा था कि अगर मैं पूरे इटली को जोड़ दूंगा तो उससे फिर क्या आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी। ये हमने करना है कि रोल ऑफ गिउसेप्पे मज़ीनी। इसमें आप लोग जो 12 पेज पे है ना कि गिउसेप्पे मज़ीनी के ऊपर नोट है, उसमें से भी कुछ लाइनें ऐड कर सकते हो अगर आपको छोटा है लगता है 3 मार्क्स में। ये तो एक हो गया, 3 क्वेश्चंस है इसके बीच में। एक तो रोल ऑफ गिउसेप्पे मज़ीनी हो गया। अब आ गया यहाँ पे आपने सेकंड हेडिंग बनाना है, रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर कैवर। इस बार पेपर में 15 मार्च को 2023 में पेपर हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया था हमको कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर कैवर, उसका रोल आ गया था क्वेश्चन। इसका आंसर यहाँ तक हमने बोर्ड में चेक किया था, बोर्ड में यहाँ तक आंसर चेक हुआ था इसका। अब देखो क्या है, चीफ मिनिस्टर कैवर
उसने जो मूवमेंट चलाई थी इटली के सारे रीजन्स को जोड़ने के लिए, ही वॉज नाइदर रेवोल्यूशनरी नॉर डेमोक्रेटिक। अब वो इटालियन तो है, ठीक है, पर वो क्या है, ही स्पोक फ्रेंच बेटर देन इटालियन। हमने पहले पढ़ा था कि जितने अमीर लोग हैं वहां पे क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। अब आ गया लाइक इटालियन एलीट, एलीट मतलब रिच लोग, रिच लोगों की तरह वो फ्रेंच ज्यादा बोलता है। टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, एक बहुत फ्रेंडशिप करके एक एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, फ्रांस के साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली। क्या किसने, कैवर ने। सर्डिनिया पीडमोंट को उसने इटली और फ्रांस को फ्रेंड बना के फिर किसको हरा दिया, ऑस्ट्रिया को, फोर्स को हरा दिया। कब, 1859 में। और ये वाला जो पार्ट है, जो नॉर्दर्न पार्ट था, किसके पास था, वो ऑस्ट्रियन, वो उसको इटली में जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आ जाओ सेकंड, अब ये आ गया गुसेपे गैरिबाल्दी। यहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाना है, अगला बन गया रोल ऑफ। तो यहाँ से अपार्ट से लेके फिर यहाँ नीचे तक आ जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। हम पढ़ते हैं यहाँ तक, तो वो इसका आ गया रोल ऑफ द गुसेपे गैरिबाल्दी। अभी मार्क कर देता हूँ। उसमें वो ये कह रहा है कि हुआ क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स ए लार्ज नंबर, हथियार लेके सारे वॉलंटियर किसकी लीडरशिप में, गैरिबाल्दी की लीडरशिप में वो चल पड़े लड़ने के लिए। 1860 में क्या हो गया, वो कहाँ गया, साउथ में गया इन 1860, ठीक है। इन 1860 दे मार्च टुवर्ड द साउथ, साउथ इटली। द किंग, साउथ इटली में क्या है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, वहां पे गए और वहां को जीत लिया। कैसे जीता, विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल पेजेंट्स। किसको भगा दिया, ड्राइव द स्पेनिश रूलर्स। क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था, जो सदर्न पार्ट ऑफ इटली है और दैट वाज अंडर द रूल ऑफ बर्बर किंग ऑफ स्पेन, उनको भगा दिया लोकल। तो इस तरह से मतलब सदर्न पार्ट गैरिबाल्दी ने इटली में जोड़ दिया। और हु वाज डिक्लेयर्ड इन 1861 विक्टर एमुअल टू, ठीक है। और ही वाज डिक्लेयर्ड, प्रोक्लेमर, डिक्लेयर, प्रोक्लेम मतलब डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो यहाँ तक हमारा ये आप लोगों का आंसर आ गया, यहाँ से लेके तो ठीक है। अब लगा लो कि ये वाला पार्ट आ गया यहाँ तक, ठीक, मार कर दो। तो ये वाला, ये इतना हमारा गैरिबाल्दी का रोल आ गया, ठीक। और उसके ऊपर वाला किसका आ गया, कैमर का रोल आ गया। कैमर का रोल यहाँ तक आ गया, ये वाला पार्ट। ये दो क्वेश्चन है, दोनों में से अकेला अकेला क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैवर और गैरिबाल्दी, कुछ भी आ सकता है। नीचे का तो बस इस यूनिफिकेशन में इतना ही बहुत है, ठीक है। नीचे का वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या कह रहा है। वो उसमें ये कह रहा है कि जो जितने भी इटालियन पॉपुलेशन थी उस समय की, वो इलिटरेट थी, ठीक है। और देवर अनअवेयर। अब अनअवेयर बहुत था क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, पीजेंट्स मासेस हु हैड सपोर्टेड द गैरिबाल्दी इन सदर्न पार्ट एंड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया, व्हाट दे बिलीव्ड कि ला इटालिया कौन है, विक्टर एमुअल्स वाइफ है, इसलिए उन्होंने उनकी सपोर्ट की थी। तो इसी चक्कर में वो जीत गए, ठीक। ये आ गया किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, सदर्न पार्ट आ गया। वो अपन किंग ऑफ स्पेन के अंडर था, जो गैरिबाल्दी ने उसको करवाया, जड़वाया। दो यूनिफिकेशन हो गई, तीन यूनिफिकेशन है आपके सिलेबस में। तीसरी आ गई है कि पेपर में आएगा डिस्क्राइब द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, एक ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर पेपर में ये आता है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट was not the result of sudden upheaval or revolution, explain। मतलब कि ब्रिटेन की जो यूनिफिकेशन हुई है, कोई रिवोल्ट नहीं हुआ है, रेवोल्यूशन नहीं हुई है, स्ट्रेंज केस है। वो देखना कि स्ट्रेंज केस क्या है, क्या कैसे हुई है, वो हमें पढ़ना है। पूरा पेज है, काफी बड़ा है, तो बीच में लाइनें कट करवा दूंगा, पार्ट मार्क करवा दूंगा कि छोटा आप उतना ही लर्न कर लो। पहले स्टोरी समझा देता हूँ, स्टोरी समझा के फिर आपने उसको पढ़ लेना है। वो क्या कह रहे हैं बताता हूँ आप लोगों को। अभी जो इंग्लिश को यूके हम कहते हैं, यूके आ गया, तो उसमें लगा लो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड,
आयरलैंड और वेल्स, इस सबको मिला के बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब जो यूनाइटेड किंगडम है, पहले क्या था, ये सारा ऐसा कुछ नहीं था। हम यहाँ से पढ़ते हैं, देयर वॉज, यहाँ से शुरू कर दो आंसर, देयर वॉज नो ब्रिटिश किंगडम नेशन। 18th सेंचुरी से पहले ऐसा कुछ नहीं था यूके वगैरह। जो मेन वहाँ के लोग थे, 3-4 तरह के लोग थे। कौन से वाले थे? अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग थे, अलग अलग आइलैंड्स में रहते थे। जो इंग्लैंड के लोग थे, दे वर कॉल्ड इंग्लिश। जो वेल्स के लोग थे, दे वर कॉल्ड वेल्श। स्कॉटलैंड के लोग कॉल्ड स्कॉट। आयरलैंड के लोग कॉल्ड आयरिश। तो 4 अलग अलग एरिया हैं। अगर आप इफ यू सी द मैप ऑफ स्कॉटलैंड का मैप देखोगे तो उसमें आपको नजर आएगा। और या फिर मैं एक छोटी वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैप वगैरह सारा दिखा के वो भी आप देखना वन शॉट के लिए, मतलब आधे घंटे की वीडियो होगी, पूरे चैप्टर उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये अलग अलग उसमें एथनिक ग्रुप्स थे, सबका अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन है, किसी का किसी से कोई लेना था कुछ नहीं करके। फिर क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, फैक्ट्रियां लगी, और इंग्लैंड में सबसे पहले आई थी, और इंग्लैंड अब बन गया अमीर। अब इंग्लैंड अमीर बनने से क्या है कि जो इसके आसपास के एरिया थे, जो स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, तो यहाँ पे इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया। अब इन्फ्लुएंस होने से के साथ क्या हो गया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड को अपने साथ ऐड किया। वो कैसे ऐड किया, लेट्स सी, देखते हैं कैसे ऐड किया। वो कह रहा है कि 4 तरह के लोग रहते हैं, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश। क्लियर? ऑल दीज एथनिक ग्रुप्स दे हैड देयर ओन कल्चर, सबका अपना अपना कल्चर है, अपने अपने ट्रेडिशंस है। फिर क्या हो गया, इंग्लिश है स्लोली ग्रो होने शुरू हो गया अमीर बन के। जब अमीर बंदा होता है उसका फिर इन्फ्लुएंस चारों तरफ पड़ता है, उसकी बातें सारे मानते हैं, ठीक है, उसे इम्प्रेस होते हैं। तो इंग्लिश नेशन ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, ज्यादा बढ़ गई, और इसका जो इन्फ्लुएंस था वो एक्सटेंड होना शुरू हो गया। जो बाकी आइलैंड्स हैं साथ में, वहां पे होना आना शुरू हो गया। इतना तो आप कर लो। फिर अगर ये वाला पार्ट आप 1 मार्क्स में आता है, ये छोड़ भी देते तो छोड़ना छोड़ दो क्वेश्चन में। इसमें वो इतना ही कह रहा है कि जो द इंग्लिश पार्लियामेंट, यहाँ पे 1688 में एक रेवोल्यूशन आई थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। उसमें जो यहाँ पे वो था, किंग था, किंग की पावर को, जो एब्सोल्यूट पावर है, खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बन गई थी, मतलब अपना पार्लियामेंट रूल आ गया था। तो इसको बस आपने इतना ही लर्न करना कि वहाँ पे इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर कब सीज की थी, 1688 में। तो ये 1 मार्क्स के लिए आप कर लो। अब हम वहां से पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश अमीर हो गए थे, उनका इन्फ्लुएंस चारों तरफ चलना शुरू हो गया था। फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ये किया, अंग्रेजों ने, कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किसके बीच में हो गया, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। तो ये बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये बन गया। अच्छा, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ये लॉ कब बना था, किसके बीच में हुआ था, क्या फॉर्म हुआ था, कुछ भी इसमें आ सकता है। ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या है, जब ये साइन हो गया, इसका मतलब ये हो गया इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज अपना सारा इन्फ्लुएंस किसके ऊपर जा रहे हैं, स्कॉटलैंड के ऊपर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्यादा कौन थे, वो सारे इंग्लिश मैन ही थे। फिर उन्होंने क्या कर दिया, तो उनकी ज्यादा चलती थी, तो अब क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मींस अंग्रेजों की ज्यादा चलनी शुरू होगी। इट मींस स्कॉटलैंड का जो कल्चर था और इंस्टीट्यूशंस थे, वो सिस्टमैटिकली अंग्रेजों ने, जो इंग्लिश लोगों ने सप्रेस करना शुरू कर दिए। जो वहाँ के कैथलिक क्लाइंस थे, ठीक है, स्कॉटलैंड हाईलैंडर्स, उनको बहुत ज्यादा टेरिटरी रिप्रेशंस, उनको मारा दबाया। जो स्कॉटलैंड के लोग हैं उनको मारा दबाया। जब भी उन्होंने कोशिश की कि हम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की, तो सबको मारा दबाया, स्कॉटलैंड के लोगों को।
जो स्कॉटिश हाईलैंड जो वहाँ के लोग हैं, दे वर फॉरबिडन, उनको रोक लिया। क्या रोका? टू स्पीक, आप अपनी लैंग्वेज नहीं बोल सकते। पेपर में आ जाएगा कि उनकी लैंग्वेज कौन सी थी, स्कॉटिश हाईलैंडर्स की, ये गैलिक लैंग्वेज आ गई। उनको मना कर दिया, आप ये नहीं कर सकते हो, अपने नेशनल ड्रेस नहीं पहन सकते हो। लेकिन नेशनल ड्रेस बड़ी अजीब सी है, अलग तरह की है, ऊपर कोट पैंट है, नीचे स्कर्ट है, जेंट्स भी स्कर्ट पहनते हैं। आप देख गूगल कर सकते हो कि नेशनल ड्रेस ऑफ स्कॉटलैंड उस तरह की है, वहाँ की ड्रेस है, वो भी उनको मना कर दिया। लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, घरों से निकाल दिए लोगों को। अगर पेपर में आपको आता है कि स्कॉटलैंड को कैसे इनकॉर्पोरेट किया है, इंक्लूड किया है, तो आपने ये सारा लिखना है। स्कॉटलैंड के ऊपर कुछ भी आ गया तो ये सारा आ गया। इस तरह से स्कॉटलैंड को अपने साथ ऐड करके उनको बहुत तंग किया स्कॉटलैंड वालों। ये तो स्कॉटलैंड आ गया, ठीक। और वेल्स के बारे में, वेल्स को कैसे ऐड किया उसके अपने सिलेबस में है नहीं, तो हमें पढ़ना नहीं है। फिर अब आ गया आयरलैंड के ऊपर आ गया। आयरलैंड सफर्ड द सेम सिमिलर फेट, जो कुछ उन्होंने स्कॉटलैंड के साथ किया था, जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया था, ऐसे ही आयरलैंड को भी ऐसे अपने साथ मिला लिया। आयरलैंड में क्या कह रहा है, वहां पे दो तरह के क्रिश्चियंस हैं, एक कैथोलिक्स है, एक प्रोटेस्टेंट्स है। जब इंग्लैंड है, इंग्लैंड में ज्यादा कौन है? प्रोटेस्टेंट्स हैं। आयरलैंड में ज्यादा कौन है? कैथोलिक है। अब कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वाज सप्रेस्ड। अच्छा, अब क्या हो गया? आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट, यहाँ रिवोल्ट किया था, किसने किया था? आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट बाय वुल्फटोन, ये पेपर में आ जाता है, ये किसने रिवोल्ट किया था? आयरिश मैन ने, आयरलैंड के बीच में इसने रिवोल्ट किया था। कब किया था? ये वाला, ठीक है। तो इस तो वो रिवोल्ट को दबा के आयरलैंड को ऐड कर दिया यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम। कब की ऐड? ये वाला लर्न करना है, ये पेपर में आता है कि 1801 में आयरलैंड को वुल्फटोन ने रिवोल्ट किया था, उसके रिवोल्ट को खत्म करके आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज मेड, ठीक है, जिसमें क्या है? इंग्लिश कल्चर डोमिनेट कर रहा है, सारा कुछ इंग्लिश का ही है। कि जैसे उनके सिंबल्स हैं, सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश न्यू नेशन, कौन से वाले आगे? ब्रिटिश फ्लैग, पेपर में आता है ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक क्या है? ब्रिटिश फ्लैग, ये 1 मार्क्स में आ जाएगा। और ब्रिटिश का नेशनल फ्लैग, ब्रिटिश का नेशनल एंथम, ब्रिटिश की लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सारा कुछ ही वहां पे चलना शुरू हो गया और सारा कुछ उनके चल। इस तरह से क्या है कि पूरा का पूरा जो यूके है वहां पे किसका कल्चर चल रहा है? इंग्लिश कल्चर डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरह से हमने करना है, पहले इंट्रो देनी है, फिर स्कॉटलैंड के बारे में बताना है, फिर आयरलैंड के बारे में बताना है। तो ये हमारा पूरा पेज हो गया। स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उनको ग्रेट ब्रिटेन को कैसे उन्होंने अपने बीच में ऐड किया, ठीक। अब आ जाओ, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक। क्वेश्चन ये आता है इसको हम कहते हैं कि एलग्री वाला क्वेश्चन है, विजुअलाइजिंग अ नेशन। पेपर में हम बोलते हैं कि हाउ वाज नेशन विजुअलाइज, डिस्क्राइब विद 2 एग्जांपल्स। नेशन को कैसे, नेशन मैंने कंट्री को, वो ये कह रहा है कि इट्स इजी टू इनफ टू रिप्रेजेंट द रूलर थ्रू पोर्ट्रेट और स्टैचू। कोई राजा है, कोई किसी देश का राजा है, उसको तो हम आराम से दिखा सकते हैं, किसके थ्रू? कोई उसकी पिक्चर के थ्रू दिखा सकते हैं, पोर्ट्रेट के थ्रू, या स्टैचू के थ्रू दिखा सकते हैं। लेकिन अगर देश को दिखाना है किसी, तो कैसे दिखाएं? हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग फेस टू नेशन? देश को कैसे दिखाना है? तो वो कह रहे ये लर्न करना वैसे समझाने के लिए है। आर्टिस्ट यहाँ से आप कर सकते हो। 18वीं सेंचुरी की और 19वीं सेंचुरी के आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया, पर्सोनिफाइंग द नेशन। इसका मतलब क्या होता है कि देश को एज ए पर्सन शो किया। पर्सन कैसे शो किया? फीमेल फिगर, कि पूरी कंट्री क्या कैसे शो कर दिया? एक फीमेल फिगर का शो कर दिया कि फीमेल फिगर बनाई है, वो रियल में फीमेल कोई नहीं है, वो इमेजिनरी फीमेल है, उसको बना दिया, उसका वो कंट्री है। तो कौन सी है वो हम देखते हैं। ये देखो, इसमें क्या रहा है,
In other words, they represented a country as if it were a person. Nations were portrayed shown as female figures. The female form that was chosen to personify the nation, जिस फीमेल को शो किया है एज ए नेशन, did not stand for particular woman. कोई रियल लाइफ में फीमेल नहीं है. ये क्या है? It tried to give abstract idea of nation into concrete. अब कंट्री कोई इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, तो वो तो कंट्री मतलब एक कोई है नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, रियल में दिखती नहीं है. उनको कंक्रीट फॉर्म में दिखाने के लिए उसको एज ए पर्सन शो किया, एज ए फीमेल शो किया. कैसे शो किया? तो जब किसी कंट्री को, किसी चीज को हम लोग किसी कंक्रीट फॉर्म में किसी फिगर के थ्रू दिखाते हैं, किसी चीज के थ्रू शो करते हैं, उसको बोलते हैं एल्गरी. तो इनको शो किया है, कंट्री को शो किया है एज ए फीमेल फिगर. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि फीमेल वाज शोन एज द, ये आ गया कि फीमेल फिगर बिकेम द एल्गरी ऑफ द नेशन. जैसे आपको याद होगा कि जितने भी इंडिया में अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, वहाँ पे एक फीमेल ऐसी होती है, ये फीमेल ब्लाइंड फोल्ड फीमेल होल्डिंग स्केल ऑफ पेयर ऑफ स्केल, मतलब एक तराजू एक तकड़ी तराजू हाथ में होता है, हाथ में पट्टी बांधी होती है. जो जितनी भी हमारी अदालतें होती हैं, तो ऐसे जो स्केल है और जो तकड़ी है, जो तराजू है, वो इक्वल होता है. तो वो क्या शो करता है? वो जस्टिस शो करता है. तो पेपर में आपको आएगा कि ब्लाइंड फोल्डेड वुमन, हाथ में पट्टी बांधी हुई है, ठीक है, एंड होल्डिंग ए पेयर ऑफ स्केल, वो व्हाट डज शी रिप्रेजेंट? जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है. 9th में हमने पढ़ा था ब्रोकन चेन, वो कि फ्री हो गया सारे. कैप थी, रेड कैप worn by the जो slaves when getting free. तो इस तरह से बहुत सारी एल्गरीज, वो सारी क्या है? वो सारी एल्गरीज है. रेड कैप हो गया, ब्रोकन चेन हो गया, है ना. तो ये सारी एल्गरीज थी. तो फीमेल फिगर क्या बन गई? फीमेल फिगर बन गई एल्गरी ऑफ द नेशन. ये अब देख लो कि ये जो है, ये वाली पिक्चर है मरियन, क्रिश्चियन मरियन की है. ये क्या है? शी इज द एल्गरी ऑफ फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस. ये किसकी इमेज आ गई है? ये जर्मनिया. ये कौन है? एल्गरी ऑफ जर्मनी. पेपर में अगर आपको आता है कि हु इज द एल्गरी ऑफ जर्मनी? जर्मनिया. ये वाली एल्गरी ऑफ फ्रांस क्रिश्चियन मरियन, ये आ गई फ्रांस की एल्गरी आ गई. चलो पढ़ते हैं. अब आ गया ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा था कि आर्टिस्ट फीमेल एल्गरी यूज करते थे. लिबर्टी, जस्टिस, ठीक है, टू इनको शो करने के लिए बहुत से एल्गरी यूज हुई हैं. दीज आइडियाज रिप्रेजेंट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स. कैसे? अब याद होगा आप लोगों को कि लिबर्टी आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर रेड कैप, ब्रोकन चेन. लिबर्टी को कैसे दिखा रहे हैं? रेड कैप के साथ, ब्रोकन चेन के साथ. जस्टिस को कैसे दिखाते थे? विद ब्लाइंड फोल्ड वुमन कैरिंग ए पेयर ऑफ विंग स्केल. ये क्या थी? दीज वर द एल्गरी उस समय. उसको लिबर्टी में हम बोलते हैं फ्रीडम को शो करो. फ्रीडम को शो कैसे करें? जस्टिस को, न्याय को शो कैसे करें? तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स के थ्रू शो किया है, उसको बोलते हैं एल्गरीज. सिमिलरली अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि फीमेल एल्गरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट टू रिप्रेजेंट द नेशन. फ्रांस में क्या है? क्रिश्चियन मरियन है, और क्रिश्चियन नेम है, और उसमें उसको बनाया है एल्गरी ऑफ द नेशन. उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो हर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉन फ्रॉम द लिबर्टी एंड द रिपब्लिक. रेड कैप पहना हुआ है, ट्राई कलर है, कोकेड है, मतलब सिर के ऊपर वो एक जैसे रिबन टाइप आ गया, फ्लावर टाइप, वो है. स्टैचूज ऑफ मरियन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स. उसके स्टैचू लगा दिए, हर चौक में लगा दिए, ठीक है. एंड टू रिमाइंड द पब्लिक नेशन सिंबल्स ऑफ यूनिटी, टू परस्यू, लोगों को मनाना, टू आइडेंटिफाई इट. ये हमारी एल्गरी है. मरियन इमेज वर मार्क्ड द कॉइन्स और स्टैम्प्स के ऊपर भी उसकी इमेज को लगाया. ये तो आ गए. इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे आ जाता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिश्चियन मरियन. तो आपने ये उसकी
फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे रहे हैं, ये भी पेपर में आ जाता है। अब आ गया व्हाट डू यू नो अबाउट द जर्मीनिया? जर्मीनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन। इन विजुअल रिप्रेजेंट्स जर्मीनिया वियर्स, ये क्या पहना, ये सब कुछ पहना हुआ, ये सारा आपने बताना है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये क्या है? इट स्टैंड फॉर हीरोइज्म। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये वाला आ गया, ये आपने ये बॉक्स अच्छे से लर्न करना है। इसमें पेपर में कुछ भी आपको आ जाएगा, एमसीक्यू में आ जाए, चाहे मैथ्स कॉलम में आ जाए, चाहे वैसे मीनिंग पूछ लेंगे, फिर आप में डैश में डालेंगे कि आपको आ जाएगा ये वाला कि ब्रोकन चेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लिखेंगे बीइंग फ्री। क्राउन ऑफ ओक लीव्स रिप्रेजेंट हीरोइज्म। तो इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें कुछ भी आ जाएगा, वो टीचर आपसे पूछ सकता है। तो ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं, ये वाले मोस्टली पेपरों में आता है। और ये इमेजेस हैं, ये आपने लर्न करनी है। ये देखो सारे कौन क्या है, ये स्वॉर्ड क्या शो कर रही है ना, ये ब्रेस्ट क्या शो कर रही है, फ्लैग क्या शो कर रहा है, कलर कौन से वाले हैं, ये अच्छे से लर्न करने सारे। और उसके बाद जो एल्गरीज की जो पिक्चर्स है, जैसे ये वाला आ गया, ये पिक्चर है, ये पिक्चर किसने बनाई है, ये लर्न करनी है आप लोगों ने। ईयर लर्न करना है, इसके नीचे वाला ये अच्छे से करना है। फॉलोइंग जर्मेनिया ये, और ईयर लर्न करना है। उसके बाद ये अब आ गया, ये पिक्चर फोटो आ जाएगी, वो कहेंगे क्या शो कर रहा है, जर्मेनिया गार्डिंग राइन, किसको, राइन रिवर है तो उसको गार्ड कर रही है, कब की है, किसने बनाई है, ये इसका नाम आपने लर्न करना है, ये देखना है। अब अपना क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं बाल्कन वाला क्वेश्चन, बाल्कन। तो ये सारा ही पूरा काफी बड़ा यहाँ से लेके, ठीक है, ये पूरा पेज ही इसका आंसर है। इस पर सारा तो हम नहीं लर्न करेंगे, इसके बीच में कुछ लाइनें, इंपॉर्टेंट लाइनें वो मार्क कर लेंगे, तो वो हम करेंगे। इसको बाल्कन वाला क्वेश्चन कहते हैं। तो पेपर में आपको ये लाइन आ जाएगी क्वेश्चन, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज एरिया कॉल्ड बाल्कन, एक्सप्लेन। ये वाली लाइन आपको पेपर में आ जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन इसको करके आ जाएगा एक्सप्लेन, ऐसे करके आ जाएगा। आंसर यहीं से शुरू होता है, सारा नीचे लास्ट तक आंसर आएगा। पहले समझना है क्या, उसमें ये है कि ईस्टर्न यूरोप वाले पार्ट में एक काफी एक पार्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो वो सारे पार्ट को कहते हैं बाल्कन। उस पार्ट में कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं, ये कंट्रियों का नाम आ गया बाल्कन रीजन। उसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। कौन से वाले आगे, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ये सारे लोग रहते हैं। आजकल तो ये सारी अलग अलग कंट्रियां बन गई हैं, लेकिन पहले ये अलग अलग कंट्रियां नहीं थी, ये अलग अलग क्लैंस थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे। तो वहां पे ये लोग रह रहे हैं, एंड दे वर नोन एज, जो यहाँ के लोग हैं इनहैबिटेंट्स, दे वर कॉल्ड एज स्लैव्स। जो लोग रहने वाले उनको यही कहते थे। और ये जो सारा एरिया था, लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, टर्की का हेड था वो ओटोमन एम्पायर का, तो उसके अंडर था। अब क्या हुआ, दो रीजन हुए, एक तो स्प्रेड ऑफ रोमांटिसिज्म और दूसरा वीकनिंग ऑफ द ओटोमन एम्पायर। दोबारा बता रहा हूं, स्प्रेड ऑफ द रोमांटिसिज्म एंड वीकनिंग ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ये दो रीजन के कारण क्या है, यहाँ पे देशभक्ति बहुत ज्यादा आ गई। रोमांटिसिज्म क्या था, हमने पहले पीछे पढ़ा था कि वो जो फोक सॉन्ग्स और स्टोरीज के थ्रू लोगों के अंदर, जब सॉन्ग्स, स्टोरीज, म्यूजिक, डांसेस के थ्रू लोगों के अंदर जब देशभक्ति की फीलिंग लेके आए थे ना, तो उसको कहते हैं रोमांटिसिज्म। तो जब रोमांटिसिज्म की फीलिंग आ गई है, स्टोरियों के थ्रू लोगों के अंदर जो फीलिंग आ गई है, और यहाँ से मैं बताता हूँ, ये कर रहे हैं द स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म और डिसइंटेग्रेशन, ब्रेकिंग ऑफ द ओटोमन एम्पायर। तो पूरा रीजन बड़ा एक्सप्लोसिव बन गया। अब उन्होंने कोशिश की, लेकिन सब फेल हो गया। एक तो आप यहाँ तक ये कर लो, बाकी बीच में छोड़ भी सकते हो करके। फिर वन बाय वन यहाँ से कर लो कि जितने भी
जो इसकी जितनी भी कंट्रियां थी वो अलग होगी, इंडिपेंडेंट बन गई। वो ये सारे इंडिपेंडेंट क्यों हुए थे? उन्होंने कहा था कि हम पहले सारे अलग अलग थे, हमारा अलग अलग देश है, अब वंस ठीक है हम लोग हमारा सारा कुछ इंडिपेंडेंट देश थे हम, अब हम इकट्ठे क्यों रहे? तो हमको जबरदस्ती इन्होंने मिला लिया था आपस में, अब हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, तो इसलिए सारे अलग अलग हो गए। अभी यहाँ से लेके मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपने करना भी हो ठीक है, वहां से जो हमने ऊपर मार्क किया है एरिया, एक तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट मार्क यहाँ तक कर सकते हैं हम लोग, फिर स्प्रेड ऑफ ये हो गया, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर लो। अगर ये आपने नहीं भी करना है, इतना इतना नहीं भी करना तो ना भी करो, लॉन्ग का क्वेश्चन काफी लंबा छोड़ा है, इसमें छोड़ना आप छोड़ भी सकते हो, वैसे रीड कर लो ना वैसे, और इतना तो आप ये वाला हो गया। उसके बाद आ जाओ, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, फिर ये भी हमको लिखना है। अब वो कह रहे हैं, दोबारा मैं आता हूँ, वो क्या है, एक एरिया है उसको कहते हैं बाल्कन्स, उसमें रोमानिया, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बहुत सारी कंट्री आती है। पीपल वर कॉल्ड स्लैव्स, उनको स्लैव, वहां पे दो रीजन हुए, स्प्रेड ऑफ रोमांटिसिज्म और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर वीक हो गया, टूट गया, और रोमांटिसिज्म आने से ये एरिया एक्सप्लोसिव हो गया, वन बाय वन सारे इसकी कंट्रियां सेपरेट हो गई। वो कहते हैं हम तो पहले ही इंडिपेंडेंट थे, उनको जबरदस्ती इन्होंने ऐड किया था, इसलिए हम लोग अभी सेपरेट हो गए। अभी हमने यहाँ पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, सारी कंट्रियां अलग होगी। उसके बाद क्या हो गया कि जो एक कंट्री है जैसे बुल्गारिया है, वो कहता है मेरे को साथ वाली कंट्री का एरिया मिल जाए मैं और बड़ा बन जाऊं। दूसरी रोमानिया है, वो कहता है मेरे को और साथ वाली कंट्री का एरिया मिल जाए मैं बड़ा बन जाऊं। ऑल द कंट्रीज दे वांट टू बिकम बिगर एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। एक कंट्री दूसरे के सहारे उसका एरिया मिला के अपने आप को बड़ा करने में मिल गई, तो इस तरह से जेलसी फीलिंग होनी शुरू होगी, आपस में लड़ने शुरू हो गए और काफी लड़ाई झगड़े बढ़ गए। इतनी बात तो ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं, छोटी कंट्री आपस में लड़ रही है। उसके बाद जो बड़ी कंट्रियां थी, जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया, है ना, वो भी बीच में आ गई। अब उनको लगा कि ये अभी मौका है, इनको हम कैप्चर कर लेते हैं, तो उन्होंने भी आके आप अपना ये सारी कंट्रियों को आपस में कैप्चर करना शुरू कर दिया। और कंट्रीज को कैप्चर करने के एरिया में चक्कर में ज्यादा से ज्यादा एरिया हमारे पास आ जाए, ये बड़ी कंट्रियों में आपस में लड़ने शुरू हो गई, और फाइनली क्या हो गया, इट लेड टू वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लड़ाई शुरू हो गई। इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पेपर में ये भी आ सकता है कि हाउ बाल्कन बिकेम रीजन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये हम लास्ट पैरा करेंगे। डिफरेंट जितने भी जो लोग थे, ठीक, अब जो इंडिपेंडेंट हुए थे, द बाल्कन एरिया बिकेम, यहाँ से हम करते हैं इसको रहने दो, बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, बहुत झगड़े होने शुरू हो गए। जब सारी कंट्रियां इंडिपेंडेंट होगी, अब अगला पॉइंट आ गया, उनमें झगड़े होने शुरू हो गए। झगड़े क्यों होने शुरू हो गए? जितने भी जो छोटी स्टेट्स थी वो आपस में जेलसी करते थे, ठीक है, जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी, एक दूसरे का एरिया लेते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, उसका एरिया छीन के हम लेते हैं। वो ऐसे छोटी कंट्रियां अपना एरिया बढ़ाना चाह रही हैं, जेलसी कर रही हैं कि हमारा एरिया बड़ा हो, हमारी कंट्री का एरिया बड़ा हो, आपस में लड़ रही हैं। मैटर्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए। कब कॉम्प्लिकेटेड हो गए? जब बिग पावर्स आ गई है, बड़ी बड़ी कंट्री आ गई। कौन सी कंट्री आ गई है? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारी आ गई। इनमें पहले बहुत ज्यादा राइवली, दुश्मनी आपस में है। दे वर कीन ऑन होल्डिंग पावर, कि मेरे पास बाल्कन का ज्यादा एरिया है, मेरे पास ज्यादा कंट्री आए। दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर द एरिया, दिस लेड टू सीरीज ऑफ वॉर in this region and finally it led to world war। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया बाल्कन वाला। तो इट मीन्स इस जो ये मॉड्यूल है, तो अभी जो अपलोड होगी मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल मतलब सेक्शन ए पार्ट, तो उस वाइज की, तो ये अभी हमने इस वीडियो में हमने देखा कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, एल्गरी और बाल्कन्स, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं
ये वाले, तो ये लगा लो यदि 1 घंटे में 5 और क्वेश्चन आपके जो हम 30-40 मिनट की वीडियो है उसमें अगर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जाते हैं तो इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं। तो 2 बार देखोगे आपको पूरा समझ आ जाएगा, एक बार में कम समझ आएगा, दूसरी बार देखोगे दोबारा समझ आ जाएगा। अपने बुक में मार्क कर लेना और लर्न कर लेना। और लास्ट पेज है, पैराग्राफ है, उसमें कुछ खास है नहीं है, ज़्यादा पेपर में आता भी नहीं, तो मैं समझा देता हूँ। मैं एक रीडिंग लेते हैं उसकी, आज आके ये वाला आ गया, ठीक, ये है। इसमें वो ये कह रहा है हाउ, लिख दो यहाँ पे हाउ द आइडिया that strategy should be organized into how nation states came to be accepted as, यहाँ से करना, how the idea of nation states came to be accepted as natural or universal, how the idea of nation states came to be, ये करना यही लिख दो, how लिख भी चल जाएगा, यहाँ से हम लिखते हैं हम लोग how nation states came to be accepted as natural and universal, जो आइडिया ये है। वो कह रहा है कि नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड टू, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड टू यूरोप टू डिजास्टर ऑफ 1914, तो वो जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने दिया है बाल्कन वाला, वही इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा बताता हूँ, ये वाला जो ये क्वेश्चन है, ये लाइन जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो लाइन क्वेश्चन है, ठीक, इसका आंसर आपका, ये कोई बाल्कन कहता है, कोई बलकान कहता है, जो मर्जी बोल दो, ठीक है। ये जो हमने ये पीछे वाले पेज पे की है, वो वाला बाल्कन वाला इसका आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर वो वाला हमारा आ जाएगा। चलो इसको पढ़ते हैं। वो ये कह रहा है कि many countries in the world which had been colonized by the European powers, बहुत सारी कंट्रियां जिनको यूरोपियन पावर्स, जो इंग्लैंड है, जर्मनी है, रशिया है, तो उन्होंने अपने कॉलोनाइज मतलब अपने अंडर किया था। कब किया था? 19वीं सेंचुरी में। उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। उस समय तो देखा कि ये लोग आजाद हो रहे हैं, तो जो गुलाम कंट्रियां थी, इंडिया भी थी, सब ने अपोज करना शुरू कर दिया कि ये कंट्रियां हमारे पे रूल क्यों कर रही हैं। तो ये हुआ एंटी एम्पीरियल मूवमेंट्स। जैसे हमने ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट चलाई, उसको क्या बोलेंगे? एंटी एम्पीरियल मूवमेंट। हर जगह पे डेवलप होगी। अब उनका क्या हो गया? एंटी एम्पीरियल मूवमेंट डेवलप एवरीवेयर। वह नेशनलिस्टिक, देशभक्ति वाली फीलिंग थी, in the sense that they all struggle to form independent nation states। सारी कंट्रियां ने मिलकर अपने जो उनको कंट्रोल कर थी, उनके खिलाफ मूवमेंट चलानी शुरू कर दी, और उनका मेन एम क्या था? इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनना है, इंडिपेंडेंट कंट्रियां बनना है। तो वो किस सेंस से अपनी हुई थी डेवलप? दे वर इंस्पायर्ड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशन यूनिटी। हम सारे इकट्ठे हैं, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। किसके खिलाफ? इंपीरियलिज्म के खिलाफ। इंपीरियलिज्म क्या होता है? जब एक रिच कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री जो वीक कंट्री पर अटैक करती है, तो वो गया इंपीरियलिज्म। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे पर अटैक किया था, तो वो जो उसको अपने अंडर कर लिया था। जब स्ट्रॉन्ग कंट्री को वीक को अपने अंदर अंडर करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंपीरियलिज्म। जब उसको अपना गुलाम बना लेती है, तो गुलाम कंट्री इज कॉल्ड कॉलोनी। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोर एंड मोर कॉलोनीज इज नोन एज कॉलोनाइजेशन। इट मींस बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीरियलिज्म the rich countries they follow colonization। उन्होंने कॉलोनीज बनाई, गुलाम कंट्रियां बनाई। कैसे? इंपीरियलिज्म के प्रोसेस के थ्रू। वैसे समझा रहा हूँ। यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड। जो यूरोप का नेशनलिज्म था, वो वैसा तो नेशनलिज्म यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं आया। फॉर बिकॉज पीपल एवरीवेयर, हर जगह पे, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे अपने अपने तरीके का नेशनलिज्म आया था। हर देश में अलग तरह का नेशनलिज्म आया था। जो लोग लड़े हैं, अलग अलग रीजन से लड़े हैं।
उन देशों के खिलाफ जिन्होंने उनको कंट्रोल करके रखा है। इंडिया में अलग तरह का स्ट्रगल है, जो दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वही दूसरी एशियन कंट्रीज हैं जो गुलाम थी, उन पे हर कंट्री में अलग अलग तरह का स्ट्रगल हुआ है। लेकिन वो ये कह रहा है कि उस समय लोगों के अंदर देशभक्ति आ गई थी और हर कंट्री जितनी गुलाम कंट्रियां थी उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। ये उन्होंने कहा है। But the idea that society should be organized into nation state came to be accepted as a natural and universal। कि ये वाला आइडिया कि यार जितने भी सारे देश हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अलग अपने अपने इंडिपेंडेंट देश होने चाहिए, ये वाला आइडिया क्या हो गया, इट इज एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। ये हमने करना है। सिंपल रीडिंग ले रहे हैं, समझने के लिए ज़्यादा कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। जो पहले हमने किए हैं वो उनको अच्छे से करना, आप लोगों ने लिख के देखना है। लर्न किया पूरा नहीं होता, एक बार लर्न किया फिर लिख लिया, सेकंड बार लर्न किया लिख लिया, इस तरह से ये 5-6 क्वेश्चन है वो। अच्छा, इस चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। 5 तो हमने कर लिए इस वीडियो वाले, आगे 5 क्वेश्चन आगे थे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, और फिर उसके बाद बाल्कन वाला क्वेश्चन और एल्गरी वाला क्वेश्चन, जर्मनी वाला क्वेश्चन आ गया। 5 क्वेश्चन ये वाला आ गया। फिर मेंटेन नेशनलिज्म वाला क्वेश्चन आ गया, नेपोलियन कोड वाला क्वेश्चन आ गया, ट्रीटी ऑफ वियना वाला क्वेश्चन आ गया। स्टार्टिंग पेज पे है कि विच मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, वो वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर जुलाई रेवोल्यूशन शॉर्ट में 3 मार्क्स में आ जाता है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जुलाई रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन। फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रोमांटिसिज्म वाला वो इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है जनरली पेपरों में आते हैं, रूटीन में जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर उसमें लिबरलिज्म का जो मीनिंग है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म है। कंजर्वेटिज्म वाला क्वेश्चन हो गया। तो जो स्टार्टिंग वाली पिक्चर है उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जो फ्रेडरिक सोरे वाली पिक्चर है उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है लंबा चौड़ा एक ही चैप्टर है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है पूरी 10th की क्लास में। 10th की हिस्ट्री, 6th ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबको मिला के फर्स्ट चैप्टर है, यही सबसे मुश्किल है। बाकी सारे चैप्टर इजी हैं, आप फटाफट समझ आ जाएंगे। ये है थोड़ा स्लो समझ आता है, लेकिन आपने क्या करना है, 2-3 बार पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, आपको हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।